ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। 12th क्लास की केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर हमारा चल रहा है और उसके अंदर लास्ट हमने असामान्य मूलर द्रव्यमान किया है। असामान्य मूलर द्रव्यमान ये किया था हमने, और इसके अंदर असामान्य मूलर द्रव्यमान क्या होता है, किस तरह से ये बनता है, कब वियोजन होता है, कब संगुणन होता है, वो देखा था। उसके बाद वियोजन की मात्रा हमने ज्ञात की थी अल्फा, कि वियोजन की मात्रा कैसे ज्ञात करते हैं। तो उसका एक सूत्र आया था हमारे पास, उसको हमने ज्ञात किया था। तो हमने क्या किया था, यहाँ पर ए लिया था, मैं रिपीट कर देता हूँ 2 मिनट। वियोजन की मात्रा अल्फा ज्ञात करना, ए लिया था। तो ए क्या है, एन ए में टूट रहा था, ए एन ए में टूट रहा था। जैसे हमने कहा कोई एक बड़ा टुकड़ा है पत्थर का या कोई भी पिंड है कोई, और उसको तोड़ा जाए तो वो क्या है, जैसे वो 100 टुकड़ों में टूट गया। कितने में, 100 टुकड़ों में। तो यहाँ पर एक है और वो कितनों में टूट गया, 100 टुकड़ों में टूट गया। तो n यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ संख्या हो गई उसकी, कितने नंबर हैं जो a है उसके, कितने भागों में a टूटा है, कितने भागों में a जो है टूटा है। या NaCl से ले सकते हैं, एक NaCl जो है वो कितने भागों में टूट रहा है, इसको तोड़ते हैं तो Na प्लस Cl माइनस 2 भागों में टूट जाता है। तो n का मतलब यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, ये लिया था। तो हमने कहा t बराबर 0, यानी प्रारंभ की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है प्रारंभ की। तो इसकी क्या होगी, 1 होगी और इसकी हो जाएगी 0, प्रोडक्ट की 0 होती है। उसके बाद t समय बाद क्या होगा, इसमें से अल्फा भाग यानी कुछ भाग टूट कर इधर चला गया। ऐसा तो है नहीं कि एक बड़ा पिंड है और उसमें से 100 टुकड़े एक साथ टूट गए, वो धीरे धीरे टूटेंगे। पहले उसके क्या है, इसके जैसे हमने कहा 10 टुकड़े हुए, उसके बाद 50 हुए, उसके बाद 100 हुए। तो कहने का मतलब शुरू में कुछ भाग इसका इसमें से निकल गया, ए में से, जो कि अल्फा है। तो अल्फा इधर आएगा तो एन ए कितना है, ए की जगह अल्फा है तो अल्फा के आगे एन और लग जाएगा, एन अल्फा। ये किया था। अब एन अल्फा यहाँ पर आ गया तो इसको हम कहते हैं, ये जो होता है टी समय बाद वाला, ये आपका होता है प्रेक्षित मान और ये होता है सैद्धांतिक। ठीक है, तो वार्टाप गुणांक से हमने निकाला था संबंध क्या होता है। तो वार्टाप गुणांक में क्या होता है, I इज इक्वल टू प्रेक्षित मान बटे सैद्धांतिक मान। यही था। तो हमने वैल्यू रखी थी यहाँ पर, ये प्रेक्षित मान हो गया, जुड़ जाएंगे दोनों। तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन सैद्धांतिक ऊपर वाला 1 प्लस 0 एक ही रह जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसको करते हैं, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं। एक का भाग देंगे, ऊपर वाली राशि सेम रह जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, ये जो है इसमें से हम क्या करते हैं, इस एक को इधर ले आते हैं बराबर के, तो ये हो जाएगा I माइनस 1, इसको इधर ले आए बराबर। अब देखो जो प्लस वाली राशि है उसको पहले लिख दो, जो माइनस है उसको बाद में कर दो। तो एन अल्फा प्लस में है और ये अल्फा जो है माइनस में, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एन अल्फा माइनस अल्फा। माइनस आगे पहुंचा दिया और एन अल्फा जो प्लस था उसको पहले ले आए। कुछ नहीं किया है, संख्या आगे पीछे की है, प्लस वाला पहले ले लिया, माइनस वाला बाद में पहुंचा दिया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, I माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर अल्फा यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अल्फा कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, n बचेगा यहाँ पर माइनस 1, क्योंकि अल्फा यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 बच जाएगा उसकी जगह। अब देखो हमें ये ज्ञात करना है अल्फा, तो सूत्र क्या आ जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू, ये राशि इसके नीचे चली जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1। यही सूत्र हमने लास्ट कल निकाला था, जिसके द्वारा हम वियोजन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो दूसरा हम देखते हैं यहाँ पे संगुणन की मात्रा।
वन ड्रॉप गुणांक के द्वारा संगुणन की जो मात्रा है कैसे ज्ञात की जाती है वो देखते हैं। संगुणन की मात्रा को भी अल्फा से ही प्रदर्शित करेंगे और उसके लिए भी एक सूत्र का निर्माण होगा जिसके द्वारा हम जो है संगुणन को ज्ञात कर सकते हैं या उसकी मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। संगुणन की मात्रा, और इसको भी अल्फा के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखो संगुणन की मात्रा जो है इसको ज्ञात करना है, ये भी अल्फा से ही प्रदर्शित की हुई है। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि कोई विलेय पदार्थ है, वियोजन में तो क्या होता है, टूटता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था NaCl जो है टूटता है Na प्लस और प्लस Cl माइनस में, ये तो वियोजन का उदाहरण हो गया। अब कोई विलेय पदार्थ ऐसा लेते हैं जो संगुणित होता है, जैसे हमने कल कहा था संगुणन को समझाया एसिटिक एसिड, या हम कह सकते हैं बेंजोइक एसिड C6H5COH, ये दोनों क्या है, संगुणित होते हैं और संगुणन को प्रदर्शित करते हैं। तो सपोज हम इसको ऐसे कहते हैं कि कोई विलेय पदार्थ A है, क्या है, विलेय पदार्थ A है जिसको हमने कह दिया जिसके N अणु है, कितने N अणु है, या हम कहते हैं यहाँ पर इस N को हटा देता हूं मैं, और इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बन रहा है AN, पहले में N आ रहा है इसके। इसका मतलब ये है कि ये जो अणु है ये संगुणित हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, संगुणित। जैसे बहुलीकरण की क्रिया में हम पढ़ते हैं पॉलीमर के अंदर, जैसे हमने एथीन ले लिया CH2 द्विबंध CH2, इसको एथीन कहते हैं। अब यहाँ पर N लगा दिया, एथीन के N अणु जो हैं वो बहुलक बना रहे हैं, क्या बहुलक बनाएंगे, CH2 का होलेन। होलेन का मतलब होता है कि इससे बहुलक का निर्माण हो रहा है, इसका संगुणन हो रहा है, जुड़ रहे हैं आपस में। ये N अणु एथीन के जो हैं ये जुड़कर पॉलीथीन का निर्माण कर रहे हैं, जो कि एक पॉलीमर होता है, पॉलीथीन, या इसको पॉलीएथीन कह सकते हो आप। ठीक है, तो जिस तरह से ये N अणु जुड़कर होलेन बना रहे हैं, यानी आपस में जुड़ गए, उसी तरह से ये जो A है, जैसे A की जगह एसिटिक एसिड हो सकता है, बेंजोइक एसिड हो सकता है, ये A जो है यहाँ पर संगुणित होकर AN का निर्माण कर रहा है, क्या कर रहा है, AN का निर्माण कर रहा है। तो ये यहाँ पर संगुणित होकर जब AN का निर्माण कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A जो है इसके N भाग यहाँ जुड़ गए इस श्रृंखला में, N भाग जुड़ गए इस श्रृंखला में। जैसे हम कहें जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे हमने कहा रमन है। अब रमन जो है इसको N भागों में अपन को जोड़ना है, यानी N रमन, रमन के N भाग, यानी रमन के हाथ, रमन के पैर, उसके और जो भाग है बॉडी पार्ट्स, वो सारे जुड़कर क्या है, रमन का निर्माण कर रहे हैं, या हम कहते हैं होलेन कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बात आ गई कि एथीन से पॉलीथीन A जो है यहाँ पर जुड़कर AN का निर्माण कर रहा है, किसका कर रहा है, AN का निर्माण कर रहा है। तो इसको हम देखते हैं, जैसे हमने कहा T समय पर T समय पर ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखो T समय पर ये 0 हो रहा है, तो यहाँ पर T समय बाद क्या हो जाएगा, इसमें से कुछ भाग निकलेगा, कुछ भाग संगुणित हो रहा है, होना शुरू हो गया 1 माइनस एल्फा। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर N एल्फा नहीं करना है, क्योंकि N एल्फा तब आता है जब Na लिखा हुआ हो उत्पाद के रूप में। यहाँ A का होलेन लिखा हुआ है, यानी कि संगुणन की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर ये अल्फा अपॉन N आएगा, क्या आएगा,
एल्फा अपॉन एन, क्योंकि यहाँ पर एक भाग जो है इसका, जैसे अभी हमने लिया था यहाँ पर रमन, तो हमने कहा रमन जो है वो 100 भागों से मिलकर बना है। कितने भागों से? 100 भागों के। उसके हाथ, उसके पैर, उसके बाल, यानी एक्स वाई जेड उसके बॉडी पार्ट जो है वो टोटल 100 भागों से मिलकर बना है। कितनों से बना है? 100 भागों के जुड़ने से वो बना हुआ है। उसके हाथ, पैर, उंगली, ये सारे पार्ट्स आ गए। तो हमने कहा उसका एक भाग क्या हो जाएगा, तो एक भाग क्या होगा, 1/100, 100वां भाग उसका। तो अगर अपन को इसका पूरा रमन प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, 1/100, 1/100 प्लस 1/100 प्लस 1/100 डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा। 100 बार लिखेंगे तब जाकर 100 होगा। क्या होगा? तब जाकर 100 होगा। तो एक भाग क्या हुआ, 1/100, 1/100। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया है कि एक भाग जो है वो क्या हो जाएगा, अल्फा बटे एन हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर फिर हमें आई बनाना है। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक मान। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, वैल्यू रखेंगे प्रेक्षित मान, ये रहा हमारा सैद्धांतिक, ये रहा। तो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन अपॉन 1 हो जाएगा। प्रेक्षित मान t समय बाद का मान होता है या t समय पर होता है। 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन लिख दिया है। ऊपर वाला 1 प्लस 0 1 रहेगा। इसको आगे करते हैं। तो देखो आगे क्या होगा, इसको एक का भाग दें, सेम राशि रहेगी, तो हम ये लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन, यही आएगा। अब देखो ये जब आ गया है तो यहाँ पर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। तो इसको भी क्या है, अपॉन 1 कर दिया, और लघुत्तम क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या है, इसका भाग इसमें दिया एन इंटू एन किया, एन माइनस एन इसमें भाग दिया एन, एन को एल्फा से गुना किया तो एन एल्फा, और प्लस एन से एन कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल एल्फा। तो हमारे पास क्या राशि आ गई, आई इज इक्वल टू एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा अपॉन एन। इनको वज्र गुणा करते हैं आपस में, एन आई के साथ हो जाएगा, ये एक इसके साथ करेंगे, ये सेम रह जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन आई इज इक्वल टू एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा, ये राशि बन जाएगी। नीचे जो एन है इसको वज्र गुणा कर दिया है अपॉन ये करके हमने, ये इसके साथ गुणा हो जाएगा एन आई, और ये एक के साथ गुणा होगा तो सेम यही राशि नीचे आ जाएगी, एन माइनस एन एल्फा प्लस एल्फा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इस एन को हम वापस इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एन आई माइनस एन, माइनस हो जाएगा प्लस से, बराबर के इधर ले आएंगे, बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या है, प्लस वाले को पहले ले आओ, माइनस वाले को बाद में भेज दो। तो एल्फा प्लस है तो एल्फा माइनस एन एल्फा के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एन एल्फा। ठीक है। अब देखो ये हमारे पास प्लस पहले ले आया, माइनस बाद में कर दिया हमने, ये समीकरण बन जाएगी। अब देखो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो और आगे सॉल्व कर दो इसको। तो एन एन दोनों तरफ है, एन कॉमन आ जाएगा, आई माइनस 1 एन की जगह 1 इज इक्वल टू एल्फा, दोनों तरफ है, एल्फा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा और माइनस एन, एल्फा ये कॉमन आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर हमें एल्फा ये ज्ञात करना है, संगुणन की मात्रा। तो देखो ये राशि इसके नीचे चली जाएगी यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं हम, एल्फा इज इक्वल टू एन आई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन, ये आ जाएगी। और यही हमारी क्या है, संगुणन की मात्रा। क्या है, संगुणन की मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है। जब भी न्यूमेरिकल पूछता है तो संगुणन की मात्रा अगर पूछी जाती है तो यहाँ पर ये आता है। ठीक है, ये तो ये था हमारे संगुणन की मात्रा ज्ञात करना वन हाफ गुणांक के द्वारा, आई के द्वारा। तो दो सूत्र आ गए, दोनों सूत्र क्या है, न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं।
एक तो ये वाला और एक लास्ट हमने किया है वियोजन की मात्रा वाला, वो वाला सूत्र भी हमारा न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, तो ये थी संगुणन और वियोजन की मात्रा। अब इसमें एक चीज और है लास्ट, असामान्य मोलर द्रव्यमान में, उसको और देख लेते हैं। आई का मान के द्वारा भी हम ये पता लगा सकते हैं कि पदार्थ का आयनन हो रहा है, यानी वियोजन हो रहा है, या संगुणन हो रहा है, या फिर कुछ नहीं हो रहा है। तो देखो, अगर आई का मान जो है वो 1 प्राप्त होता है, क्या कहा मैंने, आई का मान यदि 1 प्राप्त होता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर न तो पदार्थ आयनित हो रहा है यानी वियोजित हो रहा है, न संगुणित, न तो वियोजन न संगुणन, यानी कोई क्रिया नहीं होती है अगर आई का मान 1 प्राप्त होता है। आपसे कहा जाए आई का मान 1 है, इसके लिए बताइए संगुणित होगा या वियोजित होगा, तो हम कहेंगे कुछ नहीं होगा, न तो संगुणित होगा न वियोजित होगा। अगर आई का मान जो है वो 1 से ज्यादा प्राप्त होता है, 1 से ज्यादा प्राप्त होता है, तो हम कहते हैं वहां पर वियोजन संपन्न होता है। क्या होता है, वियोजन होता है। और यदि आई का मान जो है वो 1 से कम प्राप्त होता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर संगुणन होता है। क्या होता है, संगुणन होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स की बात करें कि ऐसे कौन से यौगिक हैं जिनमें कुछ नहीं होता है, कौन से हैं जिनमें वियोजन होता है, कौन से हैं जिनमें संगुणन होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो संगुणन है ये तो आपके अभी मैंने बताया था, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एसिटिक एसिड, दूसरा हमने ले लिया बेंजोइक एसिड, इनमें संगुणन पाया जाता है और इनके लिए आई का जो मान होता है वो 1/2 होता है, या आप लिख सकते हो 0.5, 1/2, क्योंकि यहाँ पर अणु जो है वो संगुणित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। इसके बाद वियोजन जो है ये आयनिक यौगिकों में मिलता है। एग्जांपल्स की बात करें जैसे NaCl हो गया, AlCl3 हो गया, या हमने यहाँ पर कहा कि जैसे आपने कहा CuCl2 हो गया, ये सारे आयनिक यौगिक जो है वियोजन प्रदर्शित करेंगे। और कुछ नहीं होता है उसमें हम कह सकते हैं ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज में न तो संगुणन होता है न वियोजन होता है। दूसरा हम कह सकते हैं यूरिया NH2CONH2, ठीक है। इसी तरह से हम कह सकते हैं C12H22O11 सुक्रोस, ये भी क्या है, न तो वियोजन दर्शाएगा न संगुणन दर्शाएगा। ठीक है, तो आई के मान के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि क्या संगुणन होगा या वियोजन। ठीक, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असामान्य मोलर द्रव्यमान के बाद आदर्श व अनादर्श विलयन। आदर्श व अनादर्श विलयन। ठीक है, अब आदर्श व अनादर्श विलयन पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, कितने प्रकार से क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आदर्श विलयन। इसको पढ़ लेते हैं आदर्श विलयन। तो सबसे पहले बात आती है कि आदर्श विलयन क्या होते हैं, परिभाषा क्या होगी इनकी। तो हम कह सकते हैं कुछ शर्तें हैं
जिनकी पालना करने पर वो आदर्श विलयन होगा। या हम कह सकते हैं कि जो अत्यंत तनु विलयन है वो आदर्श विलयन होते हैं। अत्यंत तनु जो विलयन है वो आदर्श विलयन होते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ शर्तें भी हैं जिनके द्वारा हम कह सकते हैं कि ये आदर्श विलयन होगा। जैसे हमने पहला कहा कि जो राउल के नियम की पालना करें, राउल नियम की पालना करें या पालना करता। दूसरा हम कह सकते हैं जिनके लिए आयतन परिवर्तन का मान शून्य होता है, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मिक्सिंग कर सकते हैं हम, यानी जब विलय विलायक को मिलाया जाए तो आयतन परिवर्तन है वो शून्य रहे, यानी कि विलय विलायक का आयतन विलयन के बराबर रहे। हम कह सकते हैं विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन, यही होता है। अगर ऐसा है तो वो आदर्श विलयन होगा। विलय विलायक का आयतन विलयन के बराबर है, यानी डेल्टा वी मिक्सिंग 0 है तो आदर्श होगा। तीसरा हम कह सकते हैं यदि डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन भी 0 है, ये भी मिक्सिंग लगा दें हम, यानी जब विलय को विलायक में डालें तो एंथैल्पी परिवर्तन न हो, न तो हानि हो, न कि यानी कि जो क्रिया है विलय को डालने पर न तो ऊष्मा शोषी हो न ऊष्मा क्षेपी हो, न तो ऊर्जा निकले और न ऊर्जा का अवशोषण हो, तो उसको कहते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी एंथैल्पी परिवर्तन शून्य हो। चौथा हम कह सकते हैं यदि विलय विलय और विलायक विलायक का आकर्षण विलय विलायक आकर्षण के बराबर होता है, यानी कि विलय विलय प्लस विलायक विलायक, ये जो आकर्षण है ये विलय विलायक आकर्षण के बराबर हो। विलय विलायक, ठीक है, यानी विलय विलय और विलायक विलायक आकर्षण का जो मान है वो विलय विलायक आकर्षण के बराबर हो, यानी कि विलय विलय के बीच जो आकर्षण है और विलायक विलायक के बीच जो आकर्षण है उसका मान जो है क्या हो जाए, विलय विलायक के आकर्षण के बराबर हो जाए, तो भी हम ये कह सकते हैं कि इसका जो मान है वो क्या होगा, आदर्श विलयन को प्रदर्शित करेगा। ठीक, इसको हम ऐसे कह सकते हैं, विलय हमने ए मान लिया, ए ये हमारा हो गया बी और ये हो गया ए बी। ठीक है, जैसे विलय आप कोई ले सकते हो NaCl के बीच आकर्षण, विलायक जल ले लिया H2O के बीच आकर्षण, और ये हो गया आपका NaClH2O, ये आकर्षण। तो ये विलय विलय और विलायक विलायक का आकर्षण जो है वो विलय विलायक आकर्षण के बराबर है, तो भी वो आदर्श विलयन की श्रेणी में है। ठीक है, इसके बाद आप कह सकते हो राउल के नियम से। राउल का नियम क्या कहता है कि जो विलय होता है उसकी मोल भिन्न विलय का जो वाष्प दाब है वो विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है, यह समानुपाती होता है। और दूसरा क्या होगा, विलायक की जो वाष्प दाब है वो उसकी मोल भिन्न के बराबर होगा। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर PA, यानी ए विलय विलय हमने ए माना है, ए यहाँ पे, तो विलय का वाष्प दाब किसके समानुपाती होगा, XA के समानुपाती होगा। ए क्या है यहाँ पर, ए विलय है और X उसकी मूल भिन्न है, या इसको हम क्या है ऐसे लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू P0 A XA।
P नॉट ए क्या हो गया, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। या हम विलायक की बात करें तो Pb इज प्रोपोर्शनल टू Xb हो जाएगा। Xb यहाँ पर विलायक की मोल भिन्न है, ये विलेय की मोल भिन्न है। ये Pa क्या है, वाष्प दाब है विलेय का, ये विलायक का वाष्प दाब है। ये राउल का नियम कहता है इस बात को। तो इसको भी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम नीचे ही लिख लेते हैं। Pa प्रोपोर्शनल X से, तो इसको यहां से हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, Pa इज इक्वल टू P नॉट ए X से। इसी तरह से Pb इज प्रोपोर्शनल टू Xb, ये भी क्या लिख सकते हैं हम, Pb इज इक्वल टू P नॉट बी Xb। ये राउल का नियम कहता है। क्या कहता है, राउल का नियम कहता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो आदर्श विलयन को परिभाषित करती है। या हम सिंपल कह सकते हैं कि वे विलयन जिनमें विलेय विलेय विलायक विलायक का आकर्षण जो है वो विलेय विलायक के आकर्षण के बराबर होता है, आदर्श विलयन कहलाते हैं। अगर शर्तों की बात करें तो राउल के नियम की पालना करना चाहिए आदर्श विलयन, डेल्टा वी 0 होनी चाहिए, यानी विलेय विलायक और विलयन इन दोनों का और विलयन का बराबर आयतन रहना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। डेल्टा वी मिक्सिंग 0, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। जब विलेय को डाला जाए तो न तो ऊर्जा मुक्त हो न ऊर्जा का अवशोषण हो, तो डेल्टा एच 0 हो जाएगा। विलेय विलायक विलेय विलेय और विलायक विलायक का आकर्षण विलेय विलायक के बराबर अगर है तो आदर्श विलयन हो जाएगा। जिस तरह से ये एग्जांपल लिया, NaCl NaCl के बीच आकर्षण, H2O H2O के बीच और NaCl H2O के बीच। पांचवी कंडीशन, अगर राउल के नियम की पालना है तो राउल का नियम कहता है कि विलेय की जो वाष्प दाब है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगी, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और यहाँ विलायक की जो है वाष्प दाब वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होगी। और ये जो नियम चल रहा है राउल का, ये वाष्पशील विलयनों के लिए चल रहा है, यानी कि इसमें विलेय भी वाष्पशील होता है और विलायक भी वाष्पशील होता है। तो ये तो थी हमारी आदर्श विलयन क्या होगा। अब यहीं पर हम इधर बात कर लेते हैं इसके साथ ही एग्जांपल्स की कि आदर्श विलयन कौन कौन से होंगे, उदाहरण क्या होंगे उनके। तो हम कह सकते हैं एल्केन एल्केन, यानी कि हमने कह दिया एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। हेक्सेन भी क्या है, एल्केन है, और हेप्टेन भी। ये 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, ये 7 कार्बन की सीधी श्रृंखला है, सब में सिंगल बॉन्ड है, एल्केन है, इसलिए एल्केन एल्केन का जो मिश्रण होता है वो आदर्श विलयन बनाता है। दूसरा हम कह सकते हैं आदर्श विलयन की कैटेगरी में कि वर्ग 14 के सदस्यों के द्वारा, जैसे CCl4 प्लस SiCl4, सिलिकॉन भी वर्ग 14 में है, कार्बन भी वर्ग 14 में है, दोनों के टेट्राक्लोराइड आदर्श विलयन बनाएंगे। तीसरा हम कह सकते हैं एरोमेटिक, एरोमेटिक के साथ आइडल सॉल्यूशन बनाता है, जैसे हमने यहाँ पर कह दिया बेंजीन C6H6 प्लस टोलुइन, और टोलुइन का सूत्र होता है C6H5CH3। बेंजीन प्लस टोलुइन, बेंजीन पर CH3 आ जाता है, टोलुइन बन जाता है। ये क्या है, आदर्श विलयन होंगे। एल्केन एल्केन वर्ग 14 के तत्वों के टेट्राक्लोराइड जो बनाया, ये भी क्या है, आदर्श विलयन है। एरोमेटिक, एरोमेटिक के साथ है। आप कह सकते हो एल्किन हैलाइड जो हैं समान कार्बन के, वो भी आदर्श सॉल्यूशन में आते हैं, जैसे हमने कह दिया C2H5Cl एथिल क्लोराइड प्लस यहाँ पर हमने कर दिया C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, ये भी क्या है, आदर्श विलयन का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमें कुछ एग्जांपल्स भी ध्यान रखने हैं जो आदर्श विलयन के होते हैं, जिनमें एल्केन एल्केन यानी एन-हेक्सेन एन-हेप्टेन का मिश्रण जो है वो आइडल सॉल्यूशन बनाएगा। CCl4 SiCl4 वर्ग 14 कार्बन सिलिकॉन है, इनके द्वारा भी आदर्श सॉल्यूशन बनेगा। एरोमेटिक, एरोमेटिक के साथ आदर्श C6H6 बेंजीन और टोलुइन।
ये भी क्या है, आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। और लास्ट एल्किल हैलाइड समान कार्बन के जिनमें हैलोजन अलग अलग हैं, वो भी क्या है, आपके आदर्श विलयन का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा आदर्श विलयन। अब देखो अनादर्श विलयन क्या होगा। अनादर्श विलयन में हम कहेंगे कि जो राउल के नियम की पालना न करे, क्या कहेंगे, जो राउल के नियम की पालना न करे वो अनादर्श होगा, ये शर्त होगी। जिसके लिए डेल्टा वी का मान 0 के बराबर नहीं हो वो अनादर्श हो जाएगा। जिसके लिए डेल्टा एच का मान 0 के बराबर नहीं हो वो अनादर्श हो जाएगा। और जिसके लिए विलय विलय और विलायक विलायक का आकर्षण क्या नहीं हो, विलय विलय आकर्षण के बराबर नहीं हो, वो अनादर्श हो जाएगा। इसमें भी यहाँ लगा देंगे, अनादर्श हो जाएगा ये। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस एग्जाम्पल को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस पे आते हैं राउल के नियम पे। तो यहाँ पर क्या है, ये इसके बराबर नहीं होगा और ये भी इसके बराबर नहीं। तो ये सारी कंडीशंस क्या हो गई, अब अनादर्श विलयन की हो गई। यानी जो राउल के नियम की पालना नहीं करे, डेल्टा वी का मान शून्य नहीं हो, यानी कि विलय विलायक को मिलाने पर क्या है, विलयन और इन दोनों का आयतन बराबर नहीं हो, कम ज्यादा हो जाए। डेल्टा एच का मान शून्य नहीं हो, यानी कि ऊर्जा अवशोषित भी हो सकती है या उत्सर्जित भी हो सकती है। इनका आकर्षण विलय विलय और विलायक विलायक का आकर्षण विलय विलायक के बराबर न हो तो क्या है, अनादर्श। या हम कह सकते हैं कि जो विलय का वाष्प दाब है वो उसकी मोल भिन्न के बराबर नहीं, ये क्रॉस, और Pb नॉट इक्वल टू P नॉट बी एक्स। ये सारी कंडीशन उल्टी हो गई। तो हम परिभाषा क्या दे सकते हैं अनादर्श की, वह विलयन जिसमें विलय विलय विलायक विलायक आकर्षण का मान विलय विलायक आकर्षण के बराबर नहीं होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया अनादर्श विलयन के बारे में, कैसे क्या होगा। अब अनादर्श विलयन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। देखो अनादर्श विलयन जो है ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, और एक होता है ऋणात्मक विचलन। ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो हैं इनको दोनों को देखते हैं। देखो इधर मैं लिख लेता हूं पॉजिटिव और इधर हो गया नेगेटिव। ठीक है, अनादर्श के दो प्रकार हैं, धनात्मक विचलन वाले और ऋणात्मक विचलन वाले। तो धनात्मक विचलन वालों में क्या होगा कि वो जो है राउल के नियम का तो पालन करेंगे ही नहीं, राउल नियम की पालना नहीं करते हैं, पहली बात। ठीक है, अब ये नहीं है तो इधर भी सेम आ जाएगा, ये भी नहीं करेंगे क्योंकि अनादर्श के ही दोनों भाग हैं। ये नहीं कर रहा है, ये भी नहीं करेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि जो पॉजिटिव विचलन प्रदर्शित करने वाले हैं, कौन से पॉजिटिव विचलन प्रदर्शित करने वाले हैं, उनके लिए डेल्टा वी का मान जो है वो क्या होगा,
डेल्टा वी का मान कम हो जाएगा, डेल्टा वी का मान कम हो जाएगा 0 से। भाई धनात्मक तो तभी होगा ना, डेल्टा वी का मान कम नहीं ज्यादा होगा, यहाँ पे डेल्टा वी का मान पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही डेल्टा एच का जो मान है ये भी ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा हम ले सकते हैं जो ए आकर्षण है, विलेय विलेय और विलायक विलायक का जो आकर्षण है उसका मान जो है ज्यादा हो जाएगा, किससे? विलेय विलायक आकर्षण से। पॉजिटिव विचलन चल रहा है तो विलेय विलेय विलायक विलायक का आकर्षण ज्यादा है विलेय विलायक आकर्षण से, सही है। यानी कि ये भूलेंगे नहीं, विलेय विलेय के कण और विलायक विलायक के कण जो हैं, जैसे यहाँ पर वापस से हम ले लें NaCl और H2O और यहाँ पर NaCl यानी कि NaCl और H2O के बीच आकर्षण बल ज्यादा है NaCl H2O के कंपैरिजन में, तो ये घुल नहीं पाएगा इसमें। जैसे मिट्टी है उसको पानी में घोलते हैं तो थोड़ी देर वो घुल जाती है, जब तक हिलाते हैं जैसे ही रखते हैं वापस अलग हो जाती है, ठीक है। तो वो घुल नहीं पाएंगे क्योंकि मिट्टी और जल के बीच जो है आकर्षण जो है वो सही नहीं है, ठीक है। ये वाला हो गया। इसके बाद अगला हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन प्रदर्शित करते हैं उसके लिए राउल्ट के नियम की बात करें तो उसके लिए Pa का मान जो है वो ज्यादा होगा इससे P0A XA से, वहां पर बराबरता या ज्यादा होगा। इसी तरह से Pb का मान है ये भी ज्यादा होगा P0B XB से। तो ये क्या हो गई कंडीशंस, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों की हो गई, इसकी धनात्मक विचलन। अगला देखते हैं हम ऋणात्मक विचलन वाले, तो ये तो सेम हो जाएगी दोनों में। अगली कंडीशन डेल्टा वी का मान इसका उल्टा कर दो, क्या होगा 0 से कम, ऋणात्मक हो जाएगा। डेल्टा एच का जो मान है ये भी ऋणात्मक हो जाएगा। अगली कंडीशन विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य का जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा विलेय विलायक से, यानी ये अच्छे से घुल जाएंगे, ऋणात्मक विचलन। नेक्स्ट राउल का नियम वाली बात, Pa का जो मान है वो कम हो जाएगा P0A XA से और इसी तरह से Pb का मान भी कम हो जाएगा P0B XB के मान से। तो ये तो हो गई पॉजिटिव वालों के लिए और ये हो गई ऋणात्मक वालों कंडीशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करें तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, इधर इसके हो जाएंगे इधर इसके हो जाएंगे। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वालों की बात करें तो ऐसे विलयन विलेय और विलायक से बने विलयन होंगे जो घुलेंगे नहीं आसानी से, क्योंकि उनके बीच आकर्षण नहीं होगा, विलेय और विलायक के बीच कमजोर आकर्षण होगा इनके कंपैरिजन, घुलना नहीं चाहते हैं। ये विलेय है ये विलायक है, ये घुलना नहीं चाहेंगे तो यहाँ पर घुल नहीं पाएगा। जैसे मिट्टी को पानी में डाल दिया वो घुल नहीं पाएगी, थोड़ी देर वो घुली सी दिखेगी, जैसे ही रखा उसको वापस अलग हो जाएगी, तो आकर्षण नहीं है इसलिए घुल नहीं पा रही है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो हम कहें एसीटोन, एसीटोन और इसके साथ हमने ले लिया एथेनॉल। एसीटोन एथेनॉल का मिश्रण जो है इस कैटेगरी में आता है। दूसरा हम कह सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल एसीटोन और CH2 कार्बन डाइसल्फाइड का जो मिश्रण है ये भी इसी कैटेगरी में आता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि मेथेनॉल और वाटर का जो मिश्रण होता है ये भी इसी कैटेगरी में आता है। और चौथा हम कह सकते हैं कि जो एथेनॉल है, एथेनॉल प्लस वाटर का जो मिश्रण होता है वो भी इसी एग्जाम्पल की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ऋणात्मक विचलन के एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं जैसे HCl लिया प्लस H2O,
हमने कहा H2SO4 लिया प्लस H2O, हमने कहा यहाँ पर HNO3 लिया प्लस H2O। इसके अलावा हमने कहा यहाँ पर जैसे एसीटोन, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और इसी के साथ ही हम ले सकते हैं आपका जो क्लोरोफॉर्म है, इसकी जगह एसीटोन प्लस एनिलीन, ये भी क्या है, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं 5 के 5 ऋणात्मक विचलन में आते हैं। इसके अंदर पूछा जाए कि एसीटोन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन एनिलीन में किस तरह से ऋणात्मक विचलन है, तो हम कहेंगे ये H बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। किसके द्वारा? H बॉन्ड के द्वारा। इसको यहाँ देख सकते हो, एसीटोन हमारा होता है CH3 C डुअल बॉन्ड हो, एसीटोन हो गया। क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ये घुल गए, ये क्या हो गए, सारे घुलने वाले हैं, आसानी से घुल जाएंगे, तो ये H बॉन्डिंग के द्वारा आपस में घुल गए। ठीक है। अगर बात करें हम एसीटोन एनिलीन, तो एसीटोन CH3 C डुअल बॉन्ड O, और एनिलीन का फॉर्मूला होता है हमारा C6H5NH2, तो ये क्या होगा, H बॉन्डिंग हो गई। तो ये एनिलीन भी एसीटोन के साथ H बॉन्ड बनाकर क्या कर लेता है, घुल जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आदर्श अनादर्श विलयन। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे, पॉजिटिव विचलन दर्शाने वाले की क्या प्रॉपर्टी होंगी, और ऋणात्मक विचलन वाले की क्या गुण होंगे, उदाहरण क्या क्या होंगे, ये सारे। ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे ग्राफिक, इनका ग्राफ देखेंगे, ग्राफ के द्वारा कैसे दर्शाते हैं नेक्स्ट क्लास में।